जसवंत की किस्मत चमक उठी थी और समर ने उससे जल्दी से कंपेनियन एग उठाने को कहा। जसवंत ने राख में से अंडे को उठाया, जो एक मुट्ठी के आकार का था, क्रिस्टलीय सफेद रंग का और चीनी मिट्टी की तरह दिखता था। कैफ ने भी अगरबत्ती चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उसका परिणाम भी समर के जैसा ही निकला। अगरबत्ती लगाते ही टूट गई। यह स्पष्ट था कि उसे भी ओल्ड मैडम व्हाइट का आशीर्वाद नहीं मिला था। अमर अगरबत्ती जलाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसने झुककर प्रणाम नहीं किया। इसके बजाय उसने सीधे अगरबत्तियां जलाईं और उन्हें बर्तन में रख दिया। यह देखकर समर और बाकी लोग अपना सिर हिलाने लगे, मानो कह रहे हों कि इस रवैये से कंपेनियन एग मिलना असंभव है। लेकिन जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। अमर द्वारा बर्तन में रखी गई तिरछी अगरबत्तियां टूटी नहीं। वे पहले की तरह ही तेजी से जलने लगीं और थोड़ी ही देर में पूरी जल गईं। अगरबत्ती का धुआं फिर से इकट्ठा हुआ और एक बार फिर एक कंपेनियन एग बनकर बर्तन में आ गिरा। समर को और भी निराशा हुई और उसने सोचा कि काश उसने भी झुककर प्रणाम न किया होता। आंसू, अब तुम्हारी बारी है। समर ने पीछे खड़े आंसू की ओर देखा, लेकिन उसे तुरंत कुछ गड़बड़ लगी। 3 लोगों के पीछे खून के पैरों के निशान की 2 पंक्तियां थीं, लेकिन जहां आंसू खड़ा था वहां कुछ भी नहीं था। समर ने ध्यान से देखा और उसे एहसास हुआ कि अगरबत्ती जलाने वाले बर्तन तक पहुंचने के रास्ते में केवल 6 पंक्तियां थीं। सच में आंसू के कोई निशान नहीं थे। आंसू अगरबत्ती चढ़ाने ही वाला था, तभी उसने समर को कहते सुना, आंसू, तुम्हें क्या हुआ? कोच ने अभी तक अगरबत्ती नहीं चढ़ाई है। तुम क्या कह रहे हो? कैफ ने पूछा। समर ने जमीन पर खून के पैरों के निशान की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं अगरबत्ती की बात नहीं कर रहा हूं, मैं खून के पैरों के निशान की बात कर रहा हूं। हम सभी के खून के पैरों के निशान यहां हैं, लेकिन आंसू के क्यों नहीं है? कैफ और बाकी लोगों ने अभी तक आंसू पर ध्यान नहीं दिया था, जो पीछे खड़ा था। जब समर ने यह कहा तो उन्होंने मुड़कर देखा और उन्हें सच में आंसू के खून के पैरों के निशान नहीं दिखे। आंसू ने कहा, मेरे पास एक कंपेनियन बीस्ट है जो यहां की शक्ति को नियंत्रित कर सकता है, इसीलिए मुझे सुइयों के चुभने का एहसास नहीं हुआ। सच में तुम्हारा कंपेनियन बीस्ट कहां से मिला? मैं भी एक लाऊंगा, समर ने अपनी आंखें फैलाते हुए कहा। उसने कभी नहीं सुना था कि कोई कंपेनियन बीस्ट फाइट इमोर्टल टेम्पल में सुइयों के चुभने जैसे दर्द से बचा सकता है। स्मॉल बुद्धा टेम्पल, अगर तुम चाहो तो कोशिश कर सकते हो, आशु ने कहा। समर की आंखें और चौड़ी हो गईं। तुम सच में स्मॉल बुद्धा टेम्पल गए थे? सुना है वहां बहुत लोग मरे थे। वे अंदर जाते ही बिना किसी कारण के मर गए थे, लेकिन तुम नहीं मरे और वहां से एक कंपेनियन एग भी ले आए। मैंने पहले इंटरनेट पर एक रणनीति पढ़ी थी। उस गाइड में लिखा था कि अगर तुम हार्ट मेडिटेशन प्राइमोर्डियल एनर्जी स्किल सीख लो तो स्मॉल बुद्धा टेम्पल में सुरक्षित रूप से प्रवेश किया जा सकता है। हालांकि मुख्य हॉल में तुम्हें पहले मठ के पत्थर के स्मारक पर लिखी प्राइमोर्डियल एनर्जी आर्ट में महारत हासिल करनी होगी, अन्यथा प्रवेश करना मौत का कारण बन सकता है। मैंने इसे आजमाया और रणनीति सही थी। आशु ने बात को स्पष्ट कर दिया। अगर समर और बाकी लोगों को वहां जाने का मौका मिलता है तो अच्छा होगा। यदि वे अंदर से कंपेनियन एक प्राप्त कर लें, आखिरकार आंसू उन्हें प्राप्त नहीं कर सका। चाहे खेल में हो या वास्तविक जीवन में, वह पहले ही वहां जा चुका था। ट्रुथ लिसनर प्राप्त करने के बाद 3 मुख वाले बुद्ध ने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तुम इंटरनेट पर किसी रणनीति पर विश्वास करने की हिम्मत करते हो, खुद को भाग्यशाली मानो कि तुम मरे नहीं। मुझे लगता है कि मैं इसे भूल सकता हूं। समर ने अपना सिर हिलाया। अगर उसे फिर से दूसरी प्राइमोर्डियल एनर्जी आर्ट्स का अभ्यास करना पड़ा तो यह सवाल था कि क्या वह इसमें महारत हासिल कर पाएगा, और अगर यह इनविंसिबल कैनन डिवाइन आर्ट से टकरा गई तो यह नुकसान के लायक नहीं होगा। कोच, क्या तुम दूसरी प्राइमोर्डियल एनर्जी आर्ट्स का भी अभ्यास करते हो? कैफ ने हैरानी से पूछा। बस मनोरंजन के लिए मैं अभी भी मुख्य रूप से अपनी प्राइमोर्डियल एनर्जी आर्ट का ही अभ्यास करता हूं, आशु ने कहा। कैफ ने प्रशंसा करते हुए कहा, कहा जाता है कि किसी आयामी क्षेत्र में मौजूद प्राइमोर्डियल एनर्जी आर्ट्स में महारत हासिल करने के लिए विशेष शारीरिक क्षमता की आवश्यकता होती है। कोच, आप इतनी कम प्रैक्टिस के बावजूद प्रवेश कर पाए, जबकि आपने इसका गहराई से अभ्यास नहीं किया। आपकी प्रतिभा वास्तव में अद्भुत है। अगर सब कुछ छोड़कर प्रतिभा की बात करें तो आंसू से बेहतर कोई नहीं है। वह दिन भर गेमिंग करता है, फिर भी इतना मजबूत है।
अगर वह अभ्यास पर ध्यान देता तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी उसके करीब भी पहुंच सकता, समर ने कहा। सच में कोच, वह दुर्लभ प्रतिभा है जो मैंने आज तक देखी है। कैफ ने सहमति में सिर हिलाया और आंसू को प्रशंसा के साथ देखा। हालांकि आंसू थोड़ी मोटी चमड़ी वाला था, वह इसे और सहन नहीं कर सका। वे बस नहीं जानते थे कि वह पूरे दिन कितनी मेहनत करता था। खेल खेलते हुए पूरी ताकत से उसने सचमुच खून और पसीना बहाया था। उसकी मेहनत किसी से भी कम नहीं थी। दुर्भाग्यवश दूसरों को वह सिर्फ गेमिंग करने वाला लगता था। यह कुछ ऐसा था जिसे वह समझा नहीं सकता था। वह केवल ऐसा दिखावा कर सकता था जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। जब वह मुड़ा और अगरबत्ती जलाने के लिए अगरबत्ती जलाने वाली जगह पर गया तो उसने 3 अगरबत्तियां जलाईं। उन्हें अपने हाथ में पकड़े हुए वह झुककर समर और बाकी लोगों की तरह सम्मान देने के लिए थोड़ा झुका। हालांकि जैसे ही आंसू थोड़ा बेंट हुआ, एक तेज धमाके की आवाज सभी को सुनाई दी। ऑफरिंग टेबल पर लटकी वुडन टेबलेट थोड़ी हिली और जमीन पर गिर पड़ी। आंसू चौंका और समर, कैफ और बाकी लोग हैरान नजरों से देख रहे थे। समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा था। उन्हें कोई विंड सेंस नहीं हुई। इसके अलावा ये एक डायमेंशनल जोन था। अगर विंडेड होती भी तो उसके लिए वुडन टेबलेट को बो करना नामुमकिन था। तो वुडन टेबलेट क्यों गिरी? आंशु पहले ही समझ चुका था कि क्या हो रहा है और उसे पूरा यकीन था कि इसका कुछ ना कुछ कनेक्शन उसके लाइफ प्रोविडेंस से है। अर्थ टेम्पल में ऑर्थोडॉक्स डीटी के स्टैच्यू, जैसे कि अर्थ लाइनर्ड ने भी उसका बो एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं की थी और खुद को साइड में हटा लिया था। व्हाइट इमोर्टल, जो कि ट्रू डायटी नहीं था, जाहिर तौर पर उसके बो को एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। अर्थ लाइनर्ड ने मुझे एक खजाने का नक्शा दिया था, तो तुम्हें मुझे कुछ तो देना ही चाहिए। आशु ने बो नहीं किया और 3 अगरबत्तियां अगरबत्ती के बर्तन में डाल दी। और जैसे ही ऐसा हुआ, एक एक्सप्लोजन हुआ और गिरी हुई वुडन टेबलेट लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों में एक्सप्लोड हो गई। क्या क्या हो रहा है समर? और बाकी लोग एक दूसरे को देखकर हैरान थे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। आशु, तुम तो कमाल के हो, तुमने ओल्ड मैडम व्हाइट की टेबलेट उड़ा दी, समर ने आशु के कंधे को थपथपाते हुए कहा। आशु के लिए यह सिचुएशन बहुत ही निराशाजनक थी। उसे तो बस एक कंपेनियन एग मिलने की उम्मीद थी, लेकिन यह टेबलेट तो एक्सप्लोड हो गई। इसे देखकर तो यह साफ था कि उसे कंपेनियन एग मिलने का कोई चांस नहीं था। आशु ने देखा कि 3 अगरबत्तियां धीरे धीरे जल रही थीं। वे नहीं टूटी, लेकिन वे तेजी से नहीं जल रही थीं। इतनी ज्यादा बात मत करो, जल्दी चलो, वरना जब बाहर के गार्ड को यह पता चलेगा कि टेबलेट गायब है तो मुश्किल हो सकती है। हम मुसीबत में पड़ सकते हैं, कैफ ने कहा। हाँ चलो चलते हैं, समर ने भी कैफ की बात से अग्री होते हुए कहा। आशु ने लकड़ी के टुकड़ों को देखा और डिप्रेस्ड फील करने से खुद को रोक नहीं पाया, लेकिन इस बारे में वो कुछ नहीं कर सकता था। उसने समर और बाकी लोगों को फॉलो करते हुए व्हाइट इमोर्टल टेम्पल से बाहर निकलने का फैसला किया। आशु को कोई चोट नहीं आई, इसीलिए उसने तुरंत अपने जूते पहन लिए। समर और अमर की रिकवरी एबिलिटी बेहतरीन थी। जब वे बाहर निकले तो उनके पैरों की जख्म ठीक हो चुके थे, जैसे वे कभी जख्मी ही नहीं हुए थे। कैफ और जसवंत के पास इतनी पावरफुल रिकवरी एबिलिटीज नहीं थी, इसीलिए उन्हें अपने सॉक्स से अपने तलवों पर लगा खून साफ करना पड़ा। पांचों लोग जल्दी से व्हाइट इमोर्टल टेम्पल से बाहर निकले। टेम्पल के गार्ड ने अंदर क्या हुआ ये नहीं देखा, ना ही उन्होंने उन्हें रोका। अगर मैं अगरबत्ती नहीं ऑफर कर सकता तो क्या मुझे कई डायमेंशनल जोन से मिलने वाले बेनिफिट्स का फायदा नहीं मिलेगा? आशु को कुछ निराशा महसूस हुई जब उसे छोटे हथेली का निशान नहीं देखा और वो टेम्पल का डेंजन डाउनलोड नहीं कर सका। उसकी लाइफ सोल अच्छी थी, लेकिन वो डिस्टिंग्विश नहीं थी। इसने तो टेबलेट तक को उड़ा दिया, तो वो बेनिफिट्स कैसे ऑब्टेन कर सकता था? अपने डॉर्म में लौटकर आशु दिन भर के इंसिडेंट्स को याद करने से खुद को रोक नहीं सका। वो सोचने लगा। बुद्धा आई। ओपनिंग के दौरान समायरा ने रिवर में कूदकर लाइटनिंग को ट्रिगर किया, जो पनिशमेंट की तरह लग रही थी। वो पावर ट्रुथ लिसनर की पावर से प्राइमोर्डियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। आज व्हाइट इमोर्टल टेम्पल में दाखिल होने के बाद सुई चुभने वाली पावर को ट्रुथ लिसनर की पावर्स ने रिजॉल्व कर दिया। ऐसा लगता है कि वे कनेक्टेड नहीं है, लेकिन दूसरी बार सोचने पर वे सेम ओरिजिन जैसी लगती हैं। ऐसा लगता है कि ये दोनों पावर्स पनिशमेंट टाइप की हैं।
क्या ये हो सकता है कि इविल नलिफिकेशन लाइफ सोल पनिशमेंट टाइप की पावर्स को रेजिस्ट करती है? ये सही नहीं लग रहा। आंसू को फिर से कुछ गलत महसूस हुआ, लेकिन एक ख्याल अचानक उसके दिमाग में आया जब उसने ऑयन द्वारा प्रोटेक्टेड टनल्स के बारे में सोचा। 2 टनल्स थीं जो व्हाइट इमोर्टल टेम्पल जैसी सिचुएशन में ही लग रही थीं। आशु ने यह जानने का फैसला लिया कि क्या ट्रुथ लिसनर की इविल नलिफिकेशन लाइफ सोल वहां काम करेगी। उसने सीधे सहारनपुर डेंजन को एक्टिवेट किया, ब्लड के रंग के अवतार को कंट्रोल किया और रूइंस की टनल्स तक पहुंचते हुए ऑयन के स्टोन स्टैच्यू के सामने पहुंच गया। इस बार आशु जहरीला बैट्स को सैक्रिफाइस के तौर पर नहीं लाया था। उसने ट्रुथ लिसनर को इयरिंग में ट्रांसफॉर्म किया। फिर आशु ने राइट टनल में जाना चूज किया। कोई सैक्रिफाइस दिए बिना राइट टनल में अजीब टेक्स्ट अपीयर होते थे। फिर वे वर्ड्स लिविंग क्रिएचर्स में बदल जाते थे जो टनल्स के अंदर किसी पर भी हमला कर देते थे। यहां तक कि म्यूटेटेड स्टोन ची से फॉर्म हुआ कवच भी उनके नुकीले दांतों को विथस्टैंड नहीं कर पाता था। अगर उसने उन टेक्स्ट मॉन्स्टर्स पर हमला किया तो उसे खुद चोट आती। इस बार आशु ने जब अंदर कदम रखा तो उसने कोई टेक्स्ट नहीं देखे। इसके बजाय उसे अपनी बाएं आंडी के चारों तरफ एक अजीब स्ट्रेंथ महसूस हुई जो प्राइमोर्डियल एनर्जी में कन्वर्ट होकर उसके शरीर में समा गई। ये प्राइमोर्डियल एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि ये उसके सभी पोर्स से बाहर बहने लगी। ये सच में काम करता है। आशु को खुशी हुई ट्रुथ लिसनर की लाइफ सोल उससे कहीं ज्यादा यूजफुल साबित हुई जितना उसने इमेजिन किया था। इसने ऑयन टनल की अजीब पावर्स को प्राइमोर्डियल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। इविल नलिफिकेशन लाइफ सोल में किस तरह की पावर है? आशु को महसूस हुआ कि इविल नलिफिकेशन लाइफ सोल की पावर कुछ अजीब पावर्स से रिलेटेड है, लेकिन वो अभी तक इसे ठीक से डिफाइन नहीं कर पा रहा था। टेंपल में एंटर होने लिए दरवाजा खोलने की बजाय आशु लेफ्ट पैसेजवे की तरफ दौड़ा। सैक्रिफिशियल आइटम्स ना होने के बावजूद लेफ्ट साइड की टनल में कभी कोई बदलाव नहीं हुआ। साथ ही बड़े अमाउंट में प्राइमोर्डियल एनर्जी ट्रुथ लिसनर की इयरिंग के थ्रू आशु के शरीर में एंटर हो रही थी। इससे आशु को बहुत खुशी हुई। हालांकि वो सैक्रिफाइस का इस्तेमाल करके टनल से गुजर सकता था, लेकिन सैक्रिफाइसेस की एक टाइम लिमिट होती थी फ्यूचर में। अगर उसे सच में टेंपल में एंटर होके पूर्व प्रिंसिपल को ढूंढना पड़ा तो अगर वो अंदर ज्यादा समय तक रुकता तो बाहर आने में ये एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती। अब जब उसके पास ट्रुथ लिसनर की इविल नलिफिकेशन लाइफ सोल थी तो उसे इन प्रॉब्लम्स की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। वो ऑयन टनल्स में फ्रीली एंटर और एग्जिट कर सकता था और अपनी प्राइमोर्डियल एनर्जी को फिर से भर सकता था। इससे उसकी सेफ्टी इंश्योर हो गई, जिससे आशु को और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस मिला कि वो टेंपल में एंटर होके पूर्व प्रिंसिपल को ढूंढ सकता था। चूंकि ऑयन टनल की पावर को ट्रुथ लिसनर ने रिस्ट्रेन कर दिया है, क्या ऑयन स्टोन स्टैच्यू भी रिस्ट्रेन होगा? आशु का माइंड एक्टिव हो गया। पहले उसके पास ऑयन स्टोन स्टैच्यू को टारगेट बनाने की एबिलिटी नहीं थी, लेकिन अब हालात अलग थे। ये सोचते हुए आशु फिर से ऑयन स्टोन स्टैच्यू के सामने आया और उसे ध्यान से देखने लगा। ऑयन स्टोन स्टैच्यू एक क्लोक में लिपटे ट्रेवलर की तरह था। उसकी कोई आंखें और कान नहीं थे, बस थोड़ा खुला मुंह था जिससे वो किसी को भी तुरंत निगल सकता था। पहले आशु ने ऑयन स्टोन स्टैच्यू पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन उसे निगल लिया गया था। कोई भी हमला काम नहीं किया था। दांतों को भींचते हुए आंसू ने ब्लड के रंग के अवतार को कंट्रोल किया और अपनी ओवरलॉर्ड स्वॉर्ड को बुलाई। ऑयन स्टोन स्टैच्यू को कुछ बार जेस्चर करने के बाद उसने डिमोनिक एस्ट्रल व्हील को स्लैश दुर्काक आउट किया। तुरंत ही ब्लड क्लर्ड रोशनी का व्हील स्टैच्यू के सिर पर हमला करने के लिए तेजी से आगे बढ़ा। ऑयन स्टोन स्टैच्यू का मुंह अचानक एक शैतानी मुंह की तरह चौड़ा हो गया, जो लगभग ईयरलोब्स नए लेज तक पहुंच गया, जिसके अंदर घना अंधेरा था, और एक ब्लैक होल की तरह उसने डिमोनिक एस्ट्रल व्हील को निगल लिया। एवर विक्टोरियस ट्रेट वाले डिमोनिक एस्ट्रल व्हील को मानो किसी बॉटमलेस खाई में खींच लिया गया हो। एक हलचल तक नहीं हुई। आंसू ओवरलॉर्ड स्वॉर्ड से लगातार एक के बाद एक स्वॉर्ड बीम्स प्रोड्यूस करता गया और हर हमला वो पूरी स्ट्रेंथ लगाकर कर रहा था। स्लॉटरर के ऑगमेंटेशन से वो बिना रुके स्टोन स्टैच्यू की तरफ डिमोनिक एस्ट्रल व्हील स्लैश आउट करता गया। ऑयन स्टोन स्टैच्यू वहीं मोशनलेस खड़ा रहा। उसके शरीर में कोई बदलाव या मूवमेंट नहीं हुई, लेकिन उसने अजीब तरीके से एक तरह का ट्रांसलेशनल मोशन शुरू कर दिया। वो बार बार अपना मुंह खोलता
और स्वॉर्ड बीम्स को निगलता जा रहा था। अगले ही पल ऑयन स्टोन स्टैच्यू ब्लड के रंग के अवतार के सामने आ गया। ऐसा लगा जैसे वो कभी हिला ही ना हो, लेकिन उसका बड़ा मुंह ब्लड के रंग के अवतार को निगलने के कगार पर था। आंसू इससे खुश हो गया। इसका कारण ये था कि उसने पहले देखा था कि स्टोन स्टैच्यू का मुंह पूरी फोन स्क्रीन पर फैल जाता और ब्लड के रंग के अवतार को निगल लेता, और तब उसके पास डॉज करने या काउंटर अटैक करने का कोई रास्ता नहीं था। हालांकि इस बार उसने एक्चुअली ऑयन स्टोन स्टैच्यू को मूव होते देखा और ऐसा कोई साइन नहीं था कि उसने फोन की पूरी स्क्रीन ऑक्यूपाई कर ली हो। दूसरे शब्दों में, अब वो ऑयन स्टोन स्टैच्यू से लड़ सकता था। सिर्फ इसी बात ने उसे खुश कर दिया। ट्रुथ लिसनर की अर्निंग लगातार हीट इमिट कर रही थी और एक रहस्यमयी फोर्स प्राइमोर्डियल एनर्जी में कन्वर्ट होकर आशु के शरीर में इंजेक्ट हो रही थी। आशु जानता था कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ट्रुथ लिसनर ने ऑयन स्टोन स्टैच्यू की किसी सर्टेन पावर को ब्लॉक कर दिया था। अदरवाइज ब्लड के रंग का अवतार पहले की तरह स्टोन स्टैच्यू द्वारा निगल लिया जाता। उसने तुरंत घोस्ट स्टेप्स एक्टिवेट किए और ऑयन स्टोन स्टैच्यू के मुंह से बच निकला। उसी समय उसकी ओवरलॉर्ड स्वॉर्ड एक इंटेंस स्वॉर्ड फ्लैश के साथ ऑयन स्टोन स्टैच्यू की कमर की तरफ बढ़ने लगी। हालांकि ऑयन स्टोन स्टैच्यू की स्पीड आशु के घोस्ट स्टेप्स से भी तेज थी, ओवरलॉर्ड स्वॉर्ड के हर मूव के साथ स्टोन स्टैच्यू भी मूव होता रहा। स्वॉर्ड बीम्स हमेशा स्टोन स्टैच्यू से 3 इंच दूर ही रहती और उसे हिट करने में नाकाम रहती। ऑयन आशु की साइड आकर फिर से बाइट करने की कोशिश करने लगा ताकि उसे पूरा निगल सके। आंसू लगातार घोस्ट स्टेप्स का इस्तेमाल कर खुद को मूव करता रहा और साथ ही स्वॉर्ड बीम स्लैश आउट करता रहा, लेकिन ऑयन स्टोन स्टैच्यू हर बार बच निकलता। इवेंचुअली आशु उसे हिट नहीं कर पाया। इसके बजाय ब्लड के रंग का अवतार कई बार स्टैच्यू के मुंह में आने से बाल बाल बचा। हालांकि रहस्यमयी फोर्स के प्लेगिंग न बनने की वजह से आशु के पास अब लड़ने की एबिलिटी थी, इसलिए उसे ऑयन स्टोन स्टैच्यू पहले जितना खौफनाक नहीं लग रहा था। तेज स्पीड, पावरफुल स्ट्रेंथ और किसी भी चीज को निगलने की एबिलिटी होने के बावजूद आशु को बस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए समय चाहिए था। उसे केवल उन्हीं पावर्स का डर था जो इनविजिबल थीं और जिनका वो पता नहीं लगा सकता था। हालांकि वो डिसएडवांटेज में था, आशु ने धीरे धीरे ऑयन स्टोन स्टैच्यू के कॉम्बैट स्टाइल को समझना शुरू कर दिया। उसने एक बार फिर आशु की साइड आकर उसे बाइट करने के लिए मुंह आगे बढ़ाया, लेकिन इस बार आशु ने घोस्ट स्टेप्स का इस्तेमाल कर डॉज करने की कोशिश नहीं की। अचानक उसकी उंगली में एक अजीब रिंग अपीयर हुई। उस रिंग पर बने भूतिया चेहरे की आंखें फ्लैश हुईं और आंसू का शरीर गायब हो गया। जब वो फिर से अपीयर हुआ, वो ऑयन स्टोन स्टैच्यू के बगल में था डाई। ओवरलॉर्ड स्वॉर्ड ने उस स्टोन स्टैच्यू की गर्दन पर स्लैश किया जिसने बाइट करने के लिए अपना सिर झुका रखा था। क्रैक, एवर। विक्टोरियस ट्रेट वाली ओवरलॉर्ड स्वॉर्ड खोदोर ने इंटेंस फिंगर व्हील स्वॉर्ड फ्लैश के साथ स्टोन स्टैच्यू को स्लाइस कर दिया, जिससे स्टोन पाउडर और स्पार्क्स उड़ने लगीं। स्टोन स्टैच्यू का सिर कट गया। जैसे ही उसने स्टोन स्टैच्यू का सिर काटा, उसका शरीर शैटर हो गया। उसी समय फोन पर एक नोटिफिकेशन आई, एपिक क्रिएचर ऑयन स्टोन स्टैच्यू मारा गया, डायमेंशनल क्रिस्टल डिस्कवर हुआ है। ऑयन स्टोन स्टैच्यू सिर्फ एपिक क्लास का है। हाँ, आखिरकार ये सिर्फ एक स्टोन स्टैच्यू है, ये खुद ऑयन नहीं है। आशु ने ब्लड के रंग के अवतार को कंट्रोल कर मलबे की तरफ बढ़ाया और डायमेंशनल क्रिस्टल उठा लिया। ये एक ग्रे क्रिस्टल था जिसमें अंदर ऑयन की इमेज थी। ये एक्चुअली एक प्राइमोर्डियल एनर्जी स्किल क्रिस्टल था। आशु को नहीं पता था कि ऑयन के पास कौन सी स्किल है और वो ज्यादा सोचने के मूड में भी नहीं था। उसने सीधे ब्लड के रंग के अवतार को प्राइमोर्डियल एनर्जी क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करना अलाउ कर दिया। जल्द ही रहस्यमयी फोन से एक अजीब एनर्जी निकली और लाइटनिंग बोल्ट की तरह आशु के शरीर में फ्लो हुई। ये उसकी मेरिडियन से होकर गुजरी और उसके शरीर में एक नया प्राइमोर्डियल एनर्जी सर्कुलेशन फॉर्म कर दिया। उसी समय कुछ अधूरी सी इंफॉर्मेशन उसके माइंड में एंटर हो गई, जिसके साथ ही फोन पर भी एक नोटिफिकेशन अपीयर हुई, ऑयन स्टोन स्टैच्यू क्रिस्टल एब्जॉर्ब कर लिया गया है, जिससे रैंक 9 की प्राइमोर्डियल एनर्जी स्किल टंग ब्लेड हासिल हुई है। आशु के चेहरे के एक्सप्रेशन अजीब हो गए। उसने हैंडेड ब्लेड या आर्म ब्लेड जैसी प्राइमोर्डियल एनर्जी स्किल्स के बारे में तो सुना था, लेकिन पहली बार उसने टंग ब्लेड के बारे में सुना था। अपनी टंग को हथियार की तरह इस्तेमाल करना, ये रियली आशु कुछ बोल नहीं पाया।
हालांकि जब उसने ध्यान से स्टडी किया कि ये क्या कर सकती है, तो वो खुशी से भर गया। टंग ब्लेड इसेंशियली आर्म ब्लेड्स या हैंड ब्लेड्स जैसी प्राइमोडियल एनर्जी स्किल जैसी ही थी। ये बाइनरी के किसी भी पार्ट को हथियार की तरह यूज करते थे, लेकिन टंग बहुत कमजोर होती है। उसमें हड्डियां ना होने की वजह से टंग को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना और भी हार्ड था। ऑयन टंग ब्लेड एक्चुअली टंग से दुश्मन को लिक करने के बारे में नहीं था। इसके बजाय ये टंग से प्राइमोडियल एनर्जी को रिलीज कर दुश्मन पर हमला करता था। ये उसी तरह था जैसे उंगली से स्वॉर्ड बीम्स रिलीज की जाती है, लेकिन टंग से स्वॉर्ड बीम्स रिलीज करना बिना किसी शक के ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऑयन स्टोन स्टैच्यू के पास ये एबिलिटी होगी। ये स्किल उसने अभी तक इस्तेमाल क्यों नहीं की? आशु ने इमेजिन किया कि फ्यूचर में किसी दुश्मन के साथ घमासान लड़ाई हो रही होगी और वो अचानक अपना मुंह खोलकर उस पर थूक देगा। लेकिन मुंह से निकलने वाला सलिवा नहीं, बल्कि स्वॉर्ड बीम्स होगी, तो दुश्मन के एक्सप्रेशन उस समय कैसे होंगे? टंग ब्लेड अच्छा है, ये स्किल बेहतरीन है। आंसू इस बारे में सोचकर खुश होने से खुद को नहीं रोक सका। ऑयन स्टोन स्टैच्यू गेटकीपर को मारकर और एक प्रैक्टिकल प्राइमोडियल एनर्जी स्किल हासिल कर आशु उसे और बार मारने की इच्छा रखता था। लेकिन भले ही वो खून बहाने को तैयार हो, लॉस्ट कंट्री की टेलीपोर्टेशन एबिलिटी के बिना वो ऑयन स्टोन स्टैच्यू को नहीं मार सकता था। भले ही ब्लड के रंग का अवतार मर जाए और रिबॉर्न हो लाइफ सोल की पावर रिफ्रेश नहीं होती, वो अब भी आशु असली बायनाडी के साथ सिंक रहती है। ये अफसोस की बात है कि तीनों लाइफ सोल्स को कॉरस्पॉन्डिंग प्राइमोर्डियल एनर्जी आर्ट और लाइफ प्रोविडेंस के साथ मैच करना पड़ता है। मैं उन्हें एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकता। काश मैं उन्हें एक साथ इस्तेमाल कर पाता तो मेरी कॉम्बैट पावर एक नए लेवल पर पहुंच जाती। आशु ने बिना किसी पछतावे के सोचा सहारनपुर बैटलफील्ड छोड़ने के बाद आशु ने फिर से बैट केव में शिकार नहीं किया। जहरीले बैट्स मेनली स्पीड क्रिस्टल प्रोड्यूस करते थे। आशु की स्पीड अब 40 पॉइंट्स पर पहुंच चुकी थी, जबकि बाकी 3 स्टैट्स 30 से थोड़े ही ज्यादा थे। इसलिए उसने अपने शिकार करने की जगह बदलने का फैसला किया। उसे 41 तक पहुंचने की उम्मीद नहीं थी। सहारनपुर जाने से पहले उसे अपने चारों बेसिक स्टैट्स कम से कम 40 तक बढ़ाने थे। सहारनपुर बैटलफील्ड के अलावा ड्रैगन गेट और पुल सिटी ही ऐसे डंजन थे जहां अपेक्षाकृत ज्यादा इपिक क्रिएचर थे। ड्रैगन गेट के इपिक क्रिएचर बहुत फैले हुए थे, इसलिए उनको ढूंढ ढूंढ कर मारना कन्वीनियंट नहीं था। इसलिए आशु ने अंडरग्राउंड पूल सिटी जाने का फैसला लिया। आशु ने पॉइजन वर्म पूल का बहुत वक्त तक शिकार किया था, लेकिन अब भी वो पॉइजन ड्रैगन फिंगर की 5 में से एक को हासिल करने में नाकाम रहा था। वो नहीं जानता था कि सभी 5 फिंगर्स इकट्ठी करने के बाद उनका क्या इफेक्ट होगा। इसलिए उसने इस मौके का इस्तेमाल उसे हासिल करने के लिए करने की सोची। पॉइजन वर्म पूल के अलावा पूल सिटी में कई इपिक क्रिएचर्स थे, जैसे स्वॉर्ड फैंग फिश और इलेक्ट्रिक ईल। वहां सबसे कॉमन क्रिएचर जेड टोड भी था। हालांकि जेड टोड जैसे कई इपिक क्रिएचर्स थे और उससे कई बेहतरीन आइटम्स ड्रॉप होते थे, पर कॉलेज में ऐसे बहुत कम ट्यूटर्स थे जो इसे मारने के लिए तैयार थे। जेड टोड जहरीला था। उसके ब्लड और बॉडीली फ्लूइड्स में इतना खतरनाक जहर था कि अगर इसे लैसेरेट किया जाए तो वो चारों तरफ फैल सकता था। सिर्फ थोड़ा सा कांटेक्ट भी किसी को मारने के लिए काफी था। मरने से पहले जेड टोड सेल्फ डिस्ट्रक्ट भी हो सकता था, जिससे दसियों मीटर के दायरे में जहर हर तरफ फैल जाता था। उस जहर का एक कण भी छू लेने से मौत तय थी। अगर किसी स्पेशल नीड की बात ना हो तो कौन अपनी जान जोखिम में डालकर ऐसे डायमेंशनल क्रिएचर को मारता? इंसान आखिर इंसान ही थे, भले ही उनमें जेड टोड को मारने की एबिलिटी हो, लेकिन ये कौन गारंटी दे सकता था कि वे एक पल के लिए भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे? अगर जहर का एक छींटा भी उन पर पड़ गया तो उनका अंत खौफनाक हो सकता था। नेचुरली आशु को इस बारे में कोई चिंता नहीं थी। उसका पॉइजन स्टैट 20 के करीब था, इसीलिए वो साधारण जहर को सीरियसली नहीं लेता था। इसके अलावा गेम में उसे मौत का भी डर नहीं था। जेड टोड भी जहरीले बैट्स ही की तरह जहरीले क्रिएचर थे, लेकिन उनसे जो क्रिस्टल ड्रॉप होते थे वे मेनली स्ट्रेंथ टाइप के होते थे। कभी कभी कुछ हाई लेवल प्राइमोर्डियल एनर्जी क्रिस्टल भी ड्रॉप होते थे, जो उन्हें एक अच्छा ऑप्शन बनाते थे। आशु अंडरग्राउंड पूल सिटी में आया और शैलो वाई-एंटर वाले इलाके में पहुंचा। सचमुच वहां एक बड़ा सा हरे रंग का टोड छत से चिपका हुआ था। हालांकि ये क्रिएचर पानी में रह सकता था,
फिर भी ये यूजुअली पानी में नहीं रहता था। बिना कोई समय गंवाए आशु ने ब्लड के रंग के अवतार को कंट्रोल कर ओवरलॉर्ड स्वॉर्ड कुर निकाली और दूर से ही एक स्वॉर्ड बीम स्लैश कर दी। स्वॉर्ड बीम लाइटनिंग के बोल्ट जितनी स्पीड से आगे बढ़ी, जिसके मुकाबले जेड टोड की स्पीड बहुत धीमी थी, इसीलिए वो वक्त रहते डॉज नहीं कर सका। उसने पॉइजन उगलकर स्वॉर्ड बीम को ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन स्वॉर्ड बीम पॉइजन को चीरती हुई उसके शरीर को स्लाइस करती हुई निकल गई। बम! जेड टोड एक्सप्लोड हो गया और उसका जहरीला हरा खून चारों तरफ बिखर गया, जिससे पास के पानी का रंग गहरा हरा हो गया। आंसू बेहद खुश हुआ जब उसने एक डायमेंशनल क्रिस्टल ड्रॉप होते देखा, जिसकी वैल्यू स्ट्रेंथ प्लस 36 थी। उसने तुरंत ब्लड के रंग के अवतार को उड़ाकर क्रिस्टल उठाने के लिए भेजा। डायमेंशनल क्रिस्टल पर भी जहरीला खून लगा हुआ था। जैसे ही ब्लड के रंग के अवतार ने उसे उठाया, उसकी उंगलियों पर हरे पॉइजन के छींटे लग गए, लेकिन पॉइजन आगे नहीं फैला। जब आशु ने क्रिस्टल पर से पॉइजन वॉश कर दिया, तो ब्लड के रंग के अवतार की उंगलियों का पॉइजन भी धीरे धीरे उतर गया। इस जेड टोड का पॉइजन जहरीले बैट्स के पॉइजन से भी ज्यादा पावरफुल है, इससे पॉइजन क्रिस्टल भी ड्रॉप होना चाहिए। आशु ने यह सोचते हुए उम्मीद भरी निगाहों से देखा। शायद यहां से उसे हाई वैल्यू वाले पॉइजन क्रिस्टल भी मिल सकते हैं। आशु ने अपना कुछ समय जेड टोड को मारने में बिताया। अंडरग्राउंड पूल सिटी को रीस्पॉन करने के लिए खून टपकाने से पहले वो बेबी टाइगर को मारता और टाइगर केज पास में कत्लेआम मचाता। टाइगर केज डिमोनाइज जनरल शानदार था। इसके अलावा आशु टाइगर केज पास के वॉरलॉक का इस्तेमाल अपनी कॉम्बैट स्किल्स को निखारने के लिए करना चाहता था। वॉरलैनक वाकई पावरफुल था और उसे मारना बहुत मुश्किल था, लेकिन अपनी कॉम्बैट स्किल्स को ट्रेन करने के लिए उसका इस्तेमाल करना किसी और से बेहतर था। ज्यादातर डायमेंशनल क्रिएचर्स की इंटेलिजेंस हाई नहीं होती थी, इसीलिए वे लड़ाई में ज्यादातर अपने नेचुरल टैलेंट्स पर डिपेंड रहते थे। टाइगर केज पास वॉरलाइनोक जैसे दुश्मन बहुत कम मिलते थे। आशु को स्मॉल परफेक्शन ऑफ विजडम, सूत्रा या गॉड स्लेयर मंत्रा लाइफ सोल के बारे में कोई क्लू नहीं मिला, और ना ही वो स्लॉटरर लाइफ सोल को एडवांस करने का कोई तरीका ढूंढ पाया। इसके बजाय उसने एंशिएंट एम्परर लाइफ सोल को रेज करना अटेम्प्ट किया। एंशिएंट एम्परर लाइफ सोल को लेवल अप करने का तरीका कॉम्बैट के थ्रू था। जैसे जैसे वो लड़ता जाता, एंशिएंट एम्परर लाइफ सोल धीरे धीरे ग्रो होती जाती। हालांकि ऑर्डिनरी बैटल्स का इस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं होता था। इसे हाई इंटेंसिटी बैटल की जरूरत होती थी ताकि ये इवोल्व हो सके। आशु ने महसूस किया था कि एंशिएंट एम्परर लाइफ सोल में टाइगर केज पास वॉरलाइनक के साथ लड़ाई के दौरान कुछ अजीब चेंजेस हुए। हालांकि उसने इसे इवोल्व्ड बॉडी पर इवोल्व नहीं किया था, पर यह सच में ग्रो हो रही थी। डायमेंशनल क्रिएचर्स के बीच की लड़ाइयों में उनमें से ज्यादातर अपने नेचुरल टैलेंट्स और इंस्टिंक्ट पर डिपेंड होते हैं, इसलिए कुछ ही ऐसे डायमेंशनल क्रिएचर होते हैं जो स्किल्ड होते हैं। अगर टेक्निक्स की बात करें तो इंसान इस मामले में बेहतर होते हैं। आशु ने एक पल के लिए सोचा, अगर उसे एंशिएंट एम्परर लाइफ सोल को इवोल्व करनी है तो उसे दूसरे इंसानों से लड़ना होगा। स्कूल में आशु के पास जो इकलौता ओपोनेंट था वो कैफ था। हालांकि स्कूल में और भी स्टूडेंट थे जिनका टैलेंट कैफ के बराबर का था, लेकिन वे अभी तक इपिक स्टेज पर नहीं पहुंचे थे और उस लेवल पर नहीं पहुंच सकते थे जिसकी बैटल में एंशिएंट एम्परर लाइफ सोल को जरूरत थी। हालांकि कैफ स्ट्रांग है, लेकिन उसकी सेबर टेक्निक्स बहुत सिंगुलर है और उसका बैटल स्टाइल भी सिर्फ स्पीड है। यह शायद एंशिएंट एम्परर मंत्रा के इंटेंट से मेल नहीं खाता। आशु ने सोचा और रियलाइज किया कि शायद वो अपने स्कूल मेट्स से मुकाबला नहीं कर सकता। हालांकि स्टूडेंट के अलावा स्कूल में कई ऐसे ट्यूटर्स थे जो जेन्युइन ईपिक एक्सपर्ट थे। हालांकि ट्यूटर्स आमतौर पर स्टूडेंट्स से मुकाबला नहीं करते थे, यहां तक कि उसकी क्लास के ट्यूटर भी शायद उससे मुकाबला नहीं करते। तो ऐसे ट्यूटर्स की तो बात ही छोड़ दो जो केवल पढ़ाई का जिम्मा संभालते थे। आशु ने कॉलेज के सभी ट्यूटर्स को स्टडी करने के बाद महसूस किया कि एक ट्यूटर शायद उसका ओपोनेंट बनने के लिए तैयार हो सकता है। इस ट्यूटर का नाम अगम था, जो कॉलेज में बाइनक्सिंग टेक्निक सिखाने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। वो अलग अलग टाइप की पावरफुल बाइनक्सिंग टेक्निक्स में प्रोफिशिएंट था, गोल्डन पाम और फी एंड सपरेशन फिस्ट जैसी टैक्टिक्स अगम के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। ऐसा कहा जाता था कि वो जिस पंच
टाइप की प्राइमोर्डियल एनर्जी स्किल में सबसे ज्यादा प्रोफिशिएंट था। वो एक्सप्लोसिव फिस्ट कहलाती थी, जिसके एक ही पंच की स्ट्रेंथ एक बम की तरह होती थी, जो एक घर को मलबे में तब्दील कर सकती थी। ये सच में घर ढहाने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन था। आशु ने सुना था कि अगम एक पुराने सोल्जर थे जो रिटायरमेंट के बाद जिंदगी का मजा ले सकते थे। हालांकि अपने जोश को शांत करने के लिए उन्होंने थॉमस कॉलेज के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और वहां पढ़ाने आ गए। हालांकि अगम अब ट्यूटर थे, उनका मिजाज उनके आर्मी के समय के जैसा ही था। वो बहुत सीधे और गर्म मिजाज के थे। अगर कभी किसी बात पर डिसएग्रीमेंट होता तो वो डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पर एक्शन लेते थे। बेशक ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन तक लिमिटेड होता था। वो सच में स्टूडेंट्स पर हमला नहीं करते थे, ना ही वो स्टूडेंट्स को जख्मी होने देते थे। आशु ने यह भी सुना था कि अगम आर्मी में लड़ाई के यूज्ड टू थे। जब वो स्कूल आए तो कोई भी उनके साथ लड़ने के लिए नहीं था, जिससे वो असहज हो गए थे और अक्सर दूसरे ट्यूटर्स से मुकाबला करने को कहते थे। कई ट्यूटर्स तो ऑलरेडी उनसे डरते थे, कुछ तो वाकई उनके बराबर के नहीं थे, जबकि कुछ उनकी बार बार की जिद से परेशान हो जाते थे। अगर अगम उन्हें हरा नहीं पाते तो वो उन्हें तब तक तंग करते रहते जब तक वो उन्हें हरा नहीं देते। अगर वो अच्छे मूड में होते तो और भी कई राउंड की लड़ाई की मांग करते। ज्यादातर लोग इसे टॉलरेट नहीं कर पाते थे, इसलिए कॉलेज के ज्यादातर ट्यूटर्स उनका चेहरा देखकर इधर को सखा उधर भाग जाते थे। दूसरे लोग उन्हें सहन नहीं कर पाते थे, लेकिन आशु को ऐसे ही एक आदमी की तलाश थी, इसलिए अगम के बारे में पूछने के बाद उसने उसकी क्लास अटेंड करने के लिए कुछ समय निकाला। आशु पहले से ही स्कूल में एक जाना पहचाना लड़का था। हालांकि उसने खुद को लो प्रोफाइल रखा और क्लास में एंटर होते समय एक इनकॉन्स्पिक्यूअस जगह पर बैठना चूज किया, फिर भी उसे बहुत से स्टूडेंट्स ने पहचान लिया। आशु ट्यूटर अगम की क्लास में क्यों आ रहा है? जब स्टूडेंट्स ने उसे देखा तो वे आपस में फुसफुसाने लगे। आंसू हाल ही में ये आदत डाल चुका था कि उसके बारे में गॉसिप या चुपके से उसकी बात की जाए। खासकर युगराल वाले इंसिडेंट के बाद यह सिचुएशन अब बहुत कॉमन हो गई थी। जब तक वो कैंपस में होता, लोग उसे पहचान कर उस पर उंगली उठाते थे। बेशक इनमें से सभी का इरादा बुरा नहीं होता था। ज्यादातर लोग बस उसके बारे में डिस्कस कर रहे होते थे। जब अगम आए तो जोश से भरा हुआ लेक्चर फाइनल अचानक शांत हो गया। ऐसा लग रहा था कि स्टूडेंट्स अभी भी अगम से काफी डरते थे। आशु ने चुपचाप उन्हें देखा। वो बहुत लंबे नहीं थे, लेकिन उनकी मौजूदगी बहुत इंप्रेसिव थी। उनका शरीर काफी स्ट्रांग था और उनमें वीरता साफ झलक रही दिसक थी, जो आशु ने पहले केवल सोल्जर्स में देखी थी, जबकि टिपिकल ट्यूटर मजबूत होते थे, मगर उनमें ऐसे ट्रेट्स नहीं होते थे। आज हम फिस्ट टेक्निक में यिन फोर्स का इस्तेमाल कैसे किया जाए, इसके बारे में बात करेंगे। अगम की बात से लग रहा था कि उसे क्लास में लेक्चर देते समय खुद से डेमोन्स्ट्रेट करना बहुत पसंद था। आशु ने देखा कि अगम ने एक ट्रांसपेरेंट स्कार्फ निकाला और उसे एक रस्सी पर लटका दिया। फिर उन्होंने सिल्क क्लोथ पर मुक्का मारा और उसमें एक होल बना दिया। कौन इसे आजमाना चाहता है? अगम ने स्टूडेंट्स पर नजर डाली। आशु ने सोचा कि ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स तब आगे नहीं बढ़ेंगे जब ट्यूटर ने वॉलंटियर को आने के लिए कहा। उसने पहले दूसरे ट्यूटर्स की क्लास अटेंड की थी और केवल कुछ स्टूडेंट जो ज्यादा क्यूरियस होते थे वे कोऑपरेट करने को तैयार होते थे। लेकिन जो स्टूडेंट्स क्लास में सुन रहे थे वे सभी ईगरली हाथ उठाकर साइन अप कराने के लिए खड़े हो गए। हर एक ने हाथ ऊंचा उठाया जैसे डर रहे हों कि अगम उन्हें चूज ना करे। क्या हो रहा है? क्या अगम इतना पॉपुलर है? आशु चौंका। जो स्टूडेंट अपना हाथ नहीं उठाए हुए हैं वो सामने आओ। अगम ने अपनी नजर घुमाई और फाइनली आशु की तरफ देखा। आशु ने इधर उधर देखा और महसूस किया कि वो पूरे लेक्चर हॉल में इकलौता ऐसा स्टूडेंट था जिसने हाथ नहीं उठाया था। बाकी स्टूडेंट्स उसे हल्की मुस्कान के साथ देख रहे थे। आशु को तुरंत समझ आ गया कि बाकी स्टूडेंट्स क्यों ईगरली अपना हाथ उठाए हुए थे। यह ऑब्वियस था कि वे पहले ही अगम के कैरेक्टर को समझ चुके थे। उन्हें पता था कि जितना ज्यादा वे खुद से आगे नहीं आएंगे उतनी ही अगम के लिए उन्हें चूज करने में आसानी होगी। यही कारण था कि वे सभी इतने एंथुजियास्टिक थे। इधर उधर देखना बंद करो, तुम ही वो हो जिसकी मैं बात कर रहा हूं, अगम ने आंसू से कहा। आंसू के पास कोई चारा नहीं था और वो खड़ा होकर पोडियम पर चला गया। उसने पहले भी कुछ दूसरे ट्यूटर्स की क्लास अटेंड की थी।
ये सच में पहली बार था जब उसने अगम जैसा टेम्पर देखा था। इतने सारे स्टूडेंट्स का उसकी क्लास अटेंड करना, भले ही उसका वॉलंटियर को चुनने की तरीका ऐसा था, इसका मतलब था कि अगम के लेक्चर बहुत बुरे नहीं थे। अदरवाइज कोई भी स्टूडेंट उसकी क्लास में नहीं आता। आफ्टर ऑल अगम कॉलेज के एकमात्र ट्यूटर नहीं थे जो बॉक्सिंग के बारे में पढ़ाते थे। मैंने तुम्हें पहले नहीं देखा। क्या यह तुम्हारा पहला वाकया है? जब मेरी क्लास में आए हो, तुम्हारा नाम क्या है? अगम ने आशु से पूछा, जबकि वो रस्सी पर एक नया स्कार्फ बांध रहे थे। आशु शाह, आशु ने जवाब दिया। अगम को आशु का नाम शायद पता नहीं था। उसने हल्का सा सिर हिलाया और आशु से कहा, ठीक है, तुम पंच मार सकते हो। अगर तुम इस सिल्क क्लोथ को एक पंच की स्ट्रेंथ से पेनिट्रेट कर सके तो मैं तुम्हें 10 क्रेडिट देने पर विचार करूंगा। ज्यादातर क्रेडिट्स एक स्टूडेंट के ट्यूटर द्वारा दिए जाते हैं, एक प्योर लेक्चरर। जैसे कि अगम के पास देने के लिए बहुत ज्यादा क्रेडिट्स नहीं होते, लेकिन ऐसा नहीं था कि उनके पास बिल्कुल नहीं थे। वो कभी कभी स्टूडेंट्स को इनाम देने के लिए उनका यूज कर सकते थे। फिर शुक्रिया। ट्यूटर आशु का मूड तुरंत हल्का हो गया जब उसने सुना कि क्रेडिट्स कमाए जा सकते हैं। कॉन्फिडेंट होना अच्छा है, अगम ने मुस्कुराते हुए कहा। क्लियरली उसे आशु के बारे में कुछ भी पता नहीं था, वरना उसने उसे क्रेडिट देने का सजेशन नहीं दिया होता। प्रैक्टिस से अलग अगम आमतौर पर लीग की खबरों और फ्रंटलाइन की बैटल रिपोर्ट्स पढ़ते थे। वो स्टूडेंट्स और ट्यूटर्स के बारे में गॉसिप में दिलचस्पी नहीं रखते थे, इसलिए उन्हें आशु के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। वो युगराल के इंसिडेंट के बारे में जानते थे, लेकिन उन्होंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। अगम की राय में यहां तक कि उन टॉप लेजेंडरी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने यिन फोर्स की प्रैक्टिस नहीं की हुई थी, अपने हाथों से एक स्कार्फ को पेनिट्रेट कर पाना नामुमकिन था। स्कार्फ लाइट और टफ था और उस पर स्ट्राइक की फोर्स टिक नहीं पाती थी। बिना अच्छी यिन फोर्स की प्रैक्टिस के कोई भी कितना भी मजबूत क्यों ना हो, वो इसे पेनिट्रेट नहीं कर सकता था। इससे सिर्फ स्कार्फ हल्के से हिलता आशु स्कार्फ के पास गया और अपना राइट हाथ उठाया, अपनी कलाई को फ्लेक्स करते हुए कुछ रिस्ट मूवमेंट्स की। हाई स्कूल के समय में जब उसने इंच पंच की प्रैक्टिस की थी, तब उसने इसी तरह की ट्रेनिंग करी थी। हालांकि उस समय उसने कागज का इस्तेमाल किया था जिसे पेनिट्रेट करना आसान था। अब इस पतले लाइट और टफ स्कार्फ को पेनिट्रेट करना उससे तो ज्यादा ही मुश्किल था। ऑफ कोर्स अभी आशु पहले जैसा नहीं था। रिस्ट मूवमेंट्स करने के बाद उसने अपना फिस्ट उठाया और ऊपर रस्सी से बंधे स्कार्फ को स्मैश करने के लिए उसे आगे बढ़ा दिया। स्टूडेंट, तुम्हारा पोस्चर सही नहीं है। अपना शरीर थोड़ा सा साइड में घुमा लो और जब पंच डिलीवर कर रहे हो तो सीधा पंच मत मारो। तुम्हें अपनी आर्म्स मूव करनी होगी, अगम ने आशु के एक्शंस को करेक्ट करते हुए कहा। यह देखकर कि अगम कितने सीरियस थे, न आशु ने उनकी बातों का खंडन नहीं किया। उसने उनके साथ कोऑपरेट करते हुए एक स्टैंडर्ड स्टैंस बनाया। यह स्टैंस स्ट्रेंथ को सही तरीके से डिलीवर करने में मदद करता था, लेकिन आशु पहले ही उस लेवल से ऊपर उठ चुका था। अगर वो जमीन पर भी लेटा हो तब भी वो इनफ पावरफुल यिन फोर्स का इस्तेमाल कर सकता था। ठीक है, अब तुम पंच मारने की कोशिश कर सकते हो। याद रखो, रिस्ट और आर्म की स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करो। अपनी आर्म्स को रिलैक्स करो। जब तुम पंच मार रहे हो तो अपनी मसल्स को टाइट मत रखना। अगम ने साइड से इंस्ट्रक्शन दिए। आशु ने उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया और एक पंच मारा। पंच ने लाइट थिन स्कार्फ को हीट किया, जो ऐसा नहीं लगता था कि किसी फोर्स को रेजिस्ट कर सके। हालांकि स्कार्फ फट गया और उसमें एक होल बन गया। अगम चौंक गए। उन्होंने अंदर ही अंदर सोचा, क्या मैं आज इतना अच्छा पढ़ा रहा था कि इस बच्चे ने एक ही अटेम्प्ट में सीख लिया? ये ठीक नहीं है। भले ही मैंने उसे अच्छे से पढ़ाया और वो पूरी तरह से समझ गया हो, उसे बिना 1 साल की प्रैक्टिस के सिल्क स्कार्फ को पेनिट्रेट नहीं करना चाहिए था। स्टूडेंट, क्या तुमने पहले कभी यिन फोर्स की प्रैक्टिस की हुई है? अगम ने आशु को देखते हुए पूछा। मैंने हाई स्कूल में इंच फोर्स की प्रैक्टिस की थी। आशु ने सच सच जवाब दिया। कोई बात नहीं, अगम को समझ में आया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, खैर अच्छा है, अपना स्टूडेंट नंबर दो। मैंने तुम्हें जो 10 एकेडमिक क्रेडिट्स देने का वादा किया था, उसमें से एक भी पॉइंट कम नहीं दूंगा। ट्यूटर, क्या मैं इन 10 क्रेडिट्स को कुछ और में बदलने की रिक्वेस्ट कर सकता हूं? आशु ने इस मौके का फायदा उठाते हुए पूछा। अगम ने आशु को दिलचस्पी से देखा और कहा, बताओ, तुम्हारी क्या रिक्वेस्ट है?
मैं चाहता हूं कि आप मेरे पार्टनर बने और जब भी आपके पास वक्त हो तो आप मेरे साथ मुकाबला करें। क्या यह ठीक रहेगा? आशु ने पूछा। बिल्कुल। मुझे ऐसे स्टूडेंट्स से सबसे ज्यादा प्यार है जो खुद को मोटिवेट करते हैं। जब मेरी क्लास खत्म हो जाएगी तब तुम जितने चाहो उतने मुकाबले कर सकते हो। अगम ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उनके चेहरे पर झुर्रियां दिखाई देने लगी। वो सच में बहुत खुश थे कि एक स्टूडेंट उनसे असली मुकाबले में शामिल होने की रिक्वेस्ट कर रहा था। ये अगम का पसंदीदा टाइम पास होने वाला था। उम्मीद है तुम थोड़ी देर और होल्ड करोगे, जल्दी से नहीं भाग जाना। अगम ने मन ही मन सोचा उन्हें डर नहीं था कि आशु का इंतुजियाज्म जल्दी बढ़ जाएगा, बल्कि उन्हें यह डर था कि आशु जल्दी ही डर कर पीछे हट जाएगा। जैसे ही अगम ने अपना लेसन पूरा किया, वो आशु को ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ लेकर चल दिया। हालांकि वो उसे स्टूडेंट्स वाले नहीं बल्कि स्पेशली ट्यूटर्स के लिए बने ट्रेनिंग ग्राउंड पर ले गया। स्टूडेंट्स आमतौर पर यहां नहीं आ सकते थे, केवल ट्यूटर ही यहां ट्रेन कर सकते थे। अगम ने सिंगल ट्रेनिंग रूम को यूज किया, एक कॉम्बैट सूट पहना और फिर आशु से पूछा, तुम किस तरह की ट्रेनिंग करना चाहते हो? सिर्फ बाय नक्सिंग के साथ मुकाबला करना चाहता हूं, आशु ने कहा। मुकाबला करना मुमकिन है, लेकिन तुम केवल लेजेंडरी स्टेज पर हो। मैं सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ को सुप्रेस कर सकता हूं। अगम ने बात पूरी भी नहीं की थी कि उसने देखा कि आशु के शरीर पर एक ह्यूमनॉइड परछाई अपीयर हुई। फिर वो ह्यूमनॉइड परछाई आशु के शरीर में फ्यूज हो गई, जिससे उसका पूरा शरीर चमकने लगा। तुम एक लाइफ सोल को कंडेंस कर एपिक स्टेज पर पहुंच चुके हो। अगम ने सरप्राइज होकर आशु की तरफ देखा। जब अगम आशु की उम्र का था तब वो केवल मॉर्टल स्टेज पर था, लेकिन आशु ने ऑलरेडी एक लाइफ सोल कंडेंस कर ली थी। ये वाकई बहुत तेज प्रोग्रेस थी। हालांकि अगम ने अपने ट्यूटर के करियर में बीते सालों में कई काबिल स्टूडेंट्स को देखा था, लेकिन आज पहली बार था जब उसने किसी को आशु की उम्र में एपिक स्टेज पर एडवांस होते देखा था। हाँ, इसीलिए ट्यूटर आपको अपनी पूरी ताकत लगानी होगी, दया दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, आशु ने कहा। चिंता मत करो, मैं बिल्कुल दया नहीं करूंगा। अगम हंसते हुए मन ही मन सोचने लगा, इतनी कम उम्र में एपिक स्टेज तक पहुंचना तुम्हें एक बेमिसाल जीनियस कहा जा सकता है, लेकिन तुम अभी भी बहुत छोटे हो, इसलिए तुम्हारा लेवल तुम्हारी ट्रू कॉम्बैट एबिलिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता। आओ, तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाता हूं, ताकि तुम्हें पता चले कि कॉम्बैट में तजुर्बे का होना कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगम ने आशु के कपड़ों को देखा और पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई कवच टाइप का कंपेनियन बीस्ट है? हाँ, उसे पहन लो। एक्चुअल कॉम्बैट में हो सकता है कि मैं खुद को ना रोक पाऊं। अगर तुम जख्मी हो गए तो अच्छा नहीं लगेगा, एगम ने कहा। ठीक है। आशु को इसमें कुछ गलत नहीं लगा। उसने म्यूटेटेड स्टोन ची को उसकी कंपेनियन फॉर्म कवच को बुलाया और अपनी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए उसे पहन लिया। तो चलो अब शुरू करते हैं। अगम बाकी ट्यूटर्स की तरह नहीं था। आशु की पहली स्ट्राइक करने का इंतजार किए बिना उसने डायरेक्ट एक पंच मारा, लेकिन उसने अपनी लाइफ सोल का इस्तेमाल नहीं किया। अगम के पंचेस फास्ट और पावरफुल थे, लेकिन वो बिना किसी प्राइमोडियल एनर्जी स्किल के सिर्फ बाइनॉक्सिंग कर रहा था। इधर एंशिएंट टेम्परर लाइफ सोल के ऑगमेंटेशन के साथ आशु ने अपनी 7 डिस्ट्रीब्यूशन पाम का इस्तेमाल किया। ये 7 पाम टेक्निक्स युगराल ने 7 अलग अलग पाम टेक्निक्स से तैयार की थी। हर मूव का अपना एक यूनिक फीचर था। 7 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के साथ आशु इसमें पहले से ही बहुत माहिर हो गया था और सातों मूव्स के ट्रेड्स को बखूबी डिलीवर कर सकता था। हालांकि कॉन्सेप्ट्स को पूरी तरह समझने में वो अभी भी थोड़ा पीछे था। ऐसा नहीं था कि आशु में परसेप्टिविटी की कमी थी या वो 7 डिस्ट्रीब्यूशन पाम के कॉन्सेप्ट्स को पकड़ नहीं सका था। दरअसल उसे यूजुअली पाम टेक्निक्स का इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिलता था। ओवरलॉर्ड स्वॉर्ड और बैम्बू ब्लेड जैसे हथियारों के रहते वो नेचुरली पाम टेक्निक्स के साथ खाली हाथ जाकर मॉन्स्टर्स को मारने की कोशिश नहीं करता। उसे रेयरली ही मौका मिलता था कि वो डायमेंशनल क्रिएचर्स के खिलाफ पाम टेक्निक्स को यूज करे। शुरुआत में अगम आशु को अपने तजुर्बे और बाइनॉक्सिंग टेक्निक्स के जरिए सिखाना चाहता था, लेकिन थोड़ी देर लड़ने के बाद उसे रियलाइज हुआ कि उसकी बाइनॉक्सिंग टेक्निक्स आशु के खिलाफ अपर हैंड हासिल नहीं कर पा रही थी। आशु की पाम टेक्निक्स तरह तरह के बदलावों से भरी हुई लग रही थी, जिससे वो हर तरह की सिचुएशन का सामना कर पा रहा था। सबसे डरावनी बात यह थी
कि वो किसी स्टूडेंट जैसा नहीं लग रहा था। वो एक तजुर्बेदार बूढ़े लोमड़ की तरह लग रहा था, जिसने बैटलफील्ड पर कई जिंदगी और मौत की लड़ाइयां लड़ी और जिंदा बचा था। उसके पास रिच कॉम्बैट एक्सपीरियंस था जो किसी भी तरह से अगम से कम नहीं था। अगम ने आशु के साथ 10 मिनट से ज्यादा समय तक लड़ाई की, लेकिन उसे कोई खामी नजर नहीं आई। न केवल आशु का लड़ाई का तजुर्बा गहरा था, बल्कि वो बहुत ही स्टेबल भी था। उसकी पाम टेक्निक्स में कहीं भी जल्दबाजी का कोई साइन नहीं था। अगम ने कई बार जाल बिछाने की कोशिश की ताकि आशु को जोखिम लेकर हमला करने के लिए उकसा सके, लेकिन आशु पर इसका कोई असर नहीं हुआ। क्या यह लड़का सच में 16 साल का है? अगम को यकीन ही नहीं हो रहा था। पहली बात, आशु का कॉम्बैट एक्सपीरियंस बहुत रिच था, और दूसरी बात, उसकी इतनी काम पर्सनैलिटी जो किसी 16 साल के लड़के के पास होना पॉसिबल ही नहीं थी। उसने पहले भी कई टैलेंटेड यूथ्स को ट्रेनिंग दी थी। वे टैलेंटेड यूथ्स जो ऊपर से तो काल्म और डिग्निफाइड लगते थे, एक्चुअल कॉम्बैट में गर्मजोशी से भर जाते थे। ये चीज ही अगम को उन्हें सही सबक सिखाने का मौका देती थी। हालांकि आशु पूरी तरह से अलग था। वो माउंटेन की तरह स्टेबल और काल्म था। अगम ने चाहे कितनी भी कोशिश कर ली हो, वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। अगम ये नहीं जानता था कि आशु भले ही उम्र में छोटा था, लेकिन उसके पास गेम की वजह से रिच कॉम्बैट एक्सपीरियंस था। उसके काल्म और कंपोज्ड होने की एक वजह उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड कैरेक्टर था, लेकिन मेन रीजन ये था कि उसने गेम में कई बार मौत का सामना किया था और हर तरह के सर्कमस्टांसेस से गुजरा था। इससे उसकी सोच एक टिपिकल यूथ की कंपैरिजन में ज्यादा गहरी हो गई थी और उसने सावधानी बरतने की आदत डाल ली थी। आशु की अपीयरेंस देखकर अगम समझ गया कि अगर लड़ाई इसी तरह चलती रही तो शायद कयामत तक भी इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। मैं सच में इन यंग एडल्ट्स को कम नहीं आंक सकता। चूंकि उसने अपनी लाइफ सोल का इस्तेमाल कर लिया है, तो मुझे भी अब ज्यादा औपचारिकता की जरूरत नहीं। ऐसा सोचते हुए अगम ने अपनी लाइफ सोल को बुलाई। उसकी लाइफ सोल एक बाइनैक्सिंग ग्लव था जो उसके राइट हैंड पर अपीयर हुआ। वो स्टील से बना हुआ लग रहा था और उसकी पूरी राइट फिस्ट और हाथ के निचले हिस्से को ढके हुए था। ये एक मैकेनिकल आर्म की तरह दिखाई दे रहा था। सावधान रहना, मेरी लाइफ सोल का नाम फिस्ट ऑफ स्टील है। भले ही ये दिखने में साधारण लगे, लेकिन इसमें जबरदस्त पावर है, अगम ने कहा और अपनी फिस्ट ऑन ऑफ स्टील में लिपटी राइट फिस्ट आशु की तरफ बढ़ा दी। अगम का बाइनॉक्सिंग स्टाइल देखने में ओपन लग रहा था, लेकिन उसमें बारीकियों की भरमार थी। अगम के रिच कॉम्बैट एक्सपीरियंस की वजह से आशु को पूरी कोशिश करनी पड़ी। फिर भी वो मुश्किल से उसके हमले को ब्लॉक कर पा रहा था। उसे फिलहाल जवाबी हमला करने का कोई मौका नहीं मिल रहा था। अब जब अगम ने अपनी लाइफ सोल का इस्तेमाल कर लिया तो आशु चौंका नहीं बल्कि खुश हुआ। इसकी वजह यह थी कि अगम का सप्रेशन अभी तक उसके लिए इनफ नहीं था। लाइफ सोल का इस्तेमाल करना बता रहा था कि अगम अब पूरी ताकत लगाने वाला था। आशु सोच रहा था कि अगम की फिस्ट ऑफ स्टील की एबिलिटीज क्या है। तभी अगम का फिस्ट उसकी तरफ आया और उसने देखा कि फिस्ट ऑफ स्टील के चारों तरफ होल से स्टीम निकल रही थी। इससे अगम के फिस्ट की रफ्तार अचानक दोगुनी हो गई, क्योंकि यह केवल एक प्रैक्टिस वाला मुकाबला था। आशु ने अपनी मूवमेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल नहीं किया और डायरेक्ट अपनी हथेली से अगम के फिस्ट को रिसीव किया। बूम! फिस्ट और हथेली टकराते ही आशु को जबरदस्त फोर्स का एहसास हुआ, जिसने उसके हाथ को सुन्न कर दिया। उसका शरीर कंट्रोल से बाहर हो गया और वो पीछे की तरफ उड़ गया। आशु ने हवा में कई बार घूमकर उस इमेंस फोर्स को कम किया। जमीन पर लैंड होने के बाद भी उसका हाथ सुन्न था और उसकी हथेली हल्के से कांप रही थी। मैंने कहा था कि सावधान रहना, फिस्ट ऑन ऑफ स्टील मेरी स्पीड और स्ट्रेंथ को काफी बूस्ट कर देता है। अभी मैंने केवल 30% स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किया था, अगम ने गर्व से कहा। फिर से आंसू ने एक कदम आगे बढ़ाया और फिर से हमला किया। उसने एंशिएंट एम्परर लाइफ सोल की स्टरिंग को सेंस किया और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अगम की बॉक्सिंग टेक्निक्स शुरुआत से ही आशु की कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रांग थी। फिस्ट ऑफ स्टील के ऑगमेंटेशन के साथ आशु तुरंत ही एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज में पड़ गया। अगम लगातार फिस्ट ऑफ स्टील का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। वो इसे बीच बीच में इस्तेमाल करता था, जिससे उसके पंच की स्पीड अचानक बढ़ जाती थी। इससे लड़ाई में अनएक्सपेक्टेड एलिमेंट्स जुड़ जाते थे,
जिससे उसकी बायनैक्सिंग टेक्निक्स और भी वेरीड और निपटने में मुश्किल हो गई थी। आशु को कई बार अगम के फिस्ट ब्लॉक करने पड़े। हर बार उसे ऐसा लगता जैसे उस पर एक भारी हथौड़ा चला दिया गया हो। इंपैक्ट की वजह से उसके हाथ सुन्न हो गए थे। थैंकफुली उसने म्यूटेटेड स्टोन ची कवच पहन रखा था, वरना इंपैक्ट की ताकत से उसके हाथ की हड्डियां भी टूट सकती थीं। हालांकि उसके पास कवच की प्रोटेक्शन थी, फिर भी आशु को अपने सुन्न होते हाथों में जलन भरा दर्द महसूस हो रहा था। जब अगम ने देखा कि आशु का कवच बहुत टफ है और उसके मुक्के सह सकता है, तो उसने बिना किसी झिझक के अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बूम! आशु की काउंटर अटैक करने की एबिलिटी तुरंत खत्म हो गई। वो एक सैंड बैग की तरह लगने लगा, जिसे अगम के पंचेस पूरी तरह सुप्रेस कर रहे थे। उसके पास बस अपना हाथ उठाकर अगम के लगातार हो रहे हमलों को रोकने के अलावा कोई चारा नहीं था। अगम को लंबे समय बाद ऐसी संतुष्टि महसूस हुई थी जब वो बैटलफील्ड पर था। तब वो बिना किसी चिंता के लड़ सकता था और अपनी पूरी ताकत डायमेंशनल क्रिएचर्स पर अनलीश कर सकता था। हालांकि स्कूल में शामिल होने के बाद भी वो डायमेंशनल क्रिएचर्स को मार सकता था, फिर भी वो एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं अलग महसूस होता था। सबसे बड़ा डिफरेंस ये था कि उसके पास कॉलेज कैंपस में मौजूद डायमेंशनल क्रिएचर के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती थी। उसे बस उनकी कमजोरियों पर हमला करना होता था और आसानी से उन्हें मार डालता था। लेकिन जब वो आर्मी में था, तब वे अक्सर अननोन डायमेंशनल क्रिएचर्स से लड़ते थे। जिंदगी और मौत के बीच का वो रोमांच और अननोन चैलेंज देते समय जो हॉरर और एक्साइटमेंट होती थी, उसकी तुलना कॉलेज के एक्सपीरियंस से नहीं की जा सकती थी। ट्यूटर्स के बीच मुकाबले में वो हर तरह से रिस्ट्रेन महसूस करता था। वो अपनी पूरी ताकत नहीं लगा पाता था। आशु के साथ ये लड़ाई अगम को फिर से आर्मी के दिनों में ले आई थी। आशु एक अननोन डायमेंशनल क्रिएचर की तरह था। अगम उसकी कमजोरी ढूंढना और उसे पूरी तरह कुचलना चाहता था। उस पल अगम एक फेरोशियस बीस्ट की तरह लग रहा था, जो लगातार टेरिफाइंग हमले अनलीश कर रहा था। शुरुआत से अब तक भले ही आशु पूरी तरह सप्रेस्ड था, फिर भी उसकी पाम टेक्निक्स में कोई फ्लस्टर नहीं थी और वो शॉकिंगली स्टेबल थी। प्रेशर में होने के बावजूद उसने अगम के सभी हमलों को ब्लॉक कर दिया। इससे अगम का ध्यान आशु के डिफेंस को ब्रेक थ्रू करने की तरफ चल गया। अगम धीरे धीरे और सीरियस होता गया। वो लगभग भूल ही गया कि ये केवल एक प्रैक्टिस मुकाबला था। वो पूरी तरह से लड़ाई में डूब चुका था और अपनी एबिलिटी को लिमिट तक पुश कर रहा था। बैंग बैंग! आशु की आर्म्स और हथेलियों पर अनगिनत पंच पड़ चुके थे। अगम के पंचेस तूफान की तरह बरस रहे थे, लगातार उस पर हमला कर रहे थे, खासकर उसकी राइट फिस्ट, जिस पर फिस्ट ऑफ स्टील था। हर बार जब वो आशु की आर्म से टकराता, तो स्टोन कवच के पार एक एक्सप्लोजिव फोर्स आशु को महसूस होती। ऐसा लगता था मानो उसकी आर्म्स टूटने वाली हो। म्यूटेटेड स्टोन ची से फॉर्म हुआ स्टोन कवच भी लगातार हमलों की वजह से क्रैक होने लगा। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो कवच शायद पूरी तरह चकनाचूर हो जाएगा। इतने प्रेशर के बावजूद आशु ने अपनी मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया। वो अभी भी अपनी पाम टेक्निक्स से अगम का सामना कर रहा था। इस सब के बीच उसे वेगली ये भी सेंस हो रहा था कि एंशिएंट एम्परर लाइफ सोल में हलचल हो रही थी। उसका दिल एंशिएंट एम्परर लाइफ सोल से जुड़ा हुआ था और तेजी से धड़क रहा था। इसकी धड़कन एरेटिक होती जा रही थी और इसकी स्पीड रेसिंग कार के इंजन की तरह बढ़ती जा रही थी। आंसू एनर्जी से भरा हुआ था और उसकी इंटेंसिफाइड बैटल की डिजायर बढ़ती जा रही थी। अगम के सप्रेशन के नीचे उसे डर नहीं लग रहा था, इसके बजाय वो और ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। और ये एक्साइटमेंट एंशिएंट एम्परर लाइफ सोल से प्रोड्यूस हो रही थी। तेज धड़कते दिल के बीच आंसू को महसूस हुआ कि उसकी सारी ब्लड वेसल्स हाईवे बन गई हैं। उसका खून बेहद तेज स्पीड से फ्लो हो रहा था और ब्लड वॉल्स से रगड़ खाकर टेम्परेचर बढ़ता जा रहा था, मानो वो अभी अभी जल उठेगा। धक धक! एंशिएंट एम्परर लाइफ सोल के इफेक्ट से उसका दिल और वायलेंटली धड़कने लगा। इससे आंसू को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका शरीर एक वॉल्केनो बन गया हो, जिसमें किसी भी वक्त इरप्ट होने की फोर्स हो। अगम और भी एक्साइटेड हो गया। आंसू की स्टेबिलिटी और म्यूटेटेड स्टोन ची कवच की मजबूती ने उसे पूरी तरह से अपनी पूरी ताकत लगाने पर मजबूर कर दिया। उसने कोई प्राइमोर्डियल एनर्जी स्किल का यूज न करने के अलावा अपनी एबिलिटीज को लिमिट तक पुश कर दिया था।
मैं ये नहीं मान सकता कि मैं तुम्हारे डिफेंस को नहीं तोड़ सकता। ऐसा लग रहा था जैसे अगम फिर से डायमेंशनल जोन में वापस आ गया हो। उसके पंच अब और ज्यादा प्रिसाइज, फिरोशियस और लीथल हो गए थे, जैसे वो पावरफुल डायमेंशनल क्रिएचर जिल्डेरा सक्से लड़ता डिकेलेडर समथिंग। उस पल में आंसू काम था, लेकिन उसकी आंखों में एक तरह की फ्लेम्स जलती हुई लग रही थी। वो लगातार अपनी आर्म को मूव करता हुआ पीछे हट रहा था। अगम के क्रेजी अटैक्स के तहत म्यूटेटेड स्टोन ची कवच की आर्म पर दरारें आ गई थीं। अगर आशु ने जानबूझकर अलग अलग स्पोर्ट्स का इस्तेमाल अगम के फिस्ट ऑफ स्टील को ब्लॉक करने के लिए नहीं किया होता, जिससे वो बार से बार सेम स्पॉट पर हमला करता, तो वो स्पॉट कब का म्यूटेटेड स्टोन ची का ब्रेसर तोड़ चुका होता। हालांकि आशु ने ऑलरेडी ब्लॉक करने की लोकेशन को कंट्रोल कर लिया था, फिर भी उसके ब्रेसर पर हर जगह दरारें आ चुकी थीं। अगर वो लगातार हमलों को सफर करता रहा, तो दोनों हाथों के ब्रेसर शायद पूरी तरह से चकनाचूर हो जाते। हालांकि आशु ने म्यूटेटेड स्टोन ची कवच को नहीं हटाया और मुकाबला जारी रखने का फैसला लिया। वो महसूस कर रहा था कि एंशिएंट एम्परर लाइफ सोल एक क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंचने वाली थी। अगर वो पीछे हटता तो अब तक की सारी मेहनत बेकार हो जाती। क्रैक क्रैक, अगम के हमलों के अंडर उसके ब्रेसर से हल्की सी क्रैकिंग की आवाज आई। इस तरह की क्रैकिंग साउंड्स और ज्यादा सुनाई देने लगी, और उसके ब्रेसर पर विजिबल क्रैक्स आ चुके थे, और उन क्रैक्स से छोटे छोटे टुकड़े निकलने लगे जो स्पाइडर वेब्स की तरह फैल रहे थे। आशु की आंखें फायर की तरह जल रही थीं, और वो तेजी से अपनी आर्म्स को हिलाते हुए अगम के क्रेजी हमलों को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था। थोड़ा और आंसू महसूस कर रहा था कि उसके शरीर में मौजूद फोर्स उस वॉल्केनो की तरह है जो किसी भी वक्त इरप्ट हो सकती है, लेकिन वो अभी भी इरप्ट नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बड़े बाउल्डर ने वॉल्केनो के मुंह को ब्लॉक कर रखा हो और उसे गर्म लावा उगलने से रोक रहा हो। क्रैक, आशु की आर्म ने फिर से अगम के राइट पंच को ब्लॉक किया। उसके राइट ब्रेसर से एक के साइज का एक टुकड़ा टूटकर गिरा, जो टुकड़े टुकड़े होकर चारों तरफ बिखर गया। यह बिल्कुल किसी बटरफ्लाई इफेक्ट जैसा था। ब्रेसर पूरी तरह से चकनाचूर हो गया और आशु की आर्म रिवील हो गई। अब जब कवच का प्रोटेक्शन नहीं थी, एक पावरफुल पंच आंसू की आर्म पर आकर लगा। तुरंत आंसू की आर्म बो स्ट्रिंग की तरह कांपने लगी, मानो वो टूटने वाली हो। इस पल में आंसू की आंखों से ऐसा लगा जैसे लावा निकल रहा हो, और उसकी पुतलियां जलते हुए लाल लावा में बदल गई थीं। उसका पूरा शरीर टेरिफाइंग हॉट ऑरा इमिट करने लगा, और जलती हुई हीट उसके अंदर से निकलकर आस पास की हवा को डिस्टॉर्ट करने लगी। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर के बाहर इनविजिबल फायर जल रही हो। आशु के ब्रेसर को चकनाचूर होते देख अगम घबराया हुआ था, और उसने तुरंत अपने अटैक्स रोक दिए। वो अपनी स्थिति को लेकर पछता रहे थे। वो एक स्टूडेंट के साथ ट्रेनिंग करते समय बहुत सीरियस हो गया था। अगर आशु का कंपेनियन बीस्ट मर गया होता, तो आगम नहीं जानता था कि क्या होगा। अगर ये खबर फैली कि एक ट्यूटर ने अपने स्टूडेंट के कंपेनियन बीस्ट को मार डाला, तो शायद उसे वायलेंट ट्यूटर्स का रिप्रेजेंटेटिव मान लिया जाता। अगम ने आशु को देखा और यह पूछना चाहा कि क्या वो ठीक है। कंपेनियन बीस्ट ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि आशु को चोट ना आई हो। हालांकि जब अगम की नजरें आशु पर पड़ी, तो वो अलार्म्ड हो गया। उसने देखा कि आशु का शरीर स्कॉर्चिंग हॉट ऑरा रिलीज कर रहा था। हीट की वजह से उसके शरीर के आस पास की हवा डिस्टॉर्ट हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर ट्रांसपेरेंट फ्लेम्स से जल रहा हो। अगम के दिल में खतरे की घंटियां बजने लगीं। ये अगम का वो इंट्यूशन था जो उसने सालों तक बैटलफील्ड पर रहकर गेन किया थी। केवल जब वो बहुत ही खतरनाक क्रिएचर का सामना करता था, तब उसे ऐसी फीलिंग आती थी। और अब आशु ने अगम को ऐसा ही खतरा महसूस कराया। ट्यूटर प्लीज मुकाबला कंटिन्यू रखें। आशु का शरीर हल्का सा कांपा। ऐसा दर्द या डर की वजह से नहीं हो रहा था, बल्कि उसकी पावरफुल धड़कनों की वजह से, ब्लड के रैपिड फ्लो द्वारा प्रोड्यूस हुई इमेंस पावर की वजह से ऐसा हो रहा था। ये उसके शरीर को इस तरह इन्फ्लुएंस कर रहा था कि वो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, और उसके दिल की हर धड़कन के साथ उसका पूरा शरीर कांप रहा था। और अब उसकी धड़कनों की स्पीड एक पिस्टन की तरह तेज हो गई थी। यही वजह थी कि आशु का शरीर कांपता हुआ लग रहा था। यह आशु के अपने कंट्रोल को अफेक्ट नहीं कर पा रहा था।
सही कहें तो उसने कभी इतना अच्छा महसूस नहीं किया था। उसका पूरा शरीर एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो स्टार्टिंग पॉइंट पर रेव कर रहा हो, उसके इंजन की दहाड़ नॉन स्टॉप सुनाई दे रही हो। वो एक पावरफुल रेसिंग कार की तरह था जिसमें आगे बढ़ने की थोड़ी सी इंक्लिनेशन थी। अगम के पंच मारने का इंतजार किए बिना आशु ने अपनी फिस्ट कस ली और एक पंच अगम की तरफ दे मारा। ये एक सबकॉन्शियस एक्ट था। हालांकि वो सेवन डिस्ट्रीब्यूशन पाम को जानता था। उसने सबकॉन्शियसली महसूस किया कि अपनी हथेली को मुक्के में बदलने से उसका खून से भरा हाथ जो एक्सप्लोजन के कगार पर था बेहतर महसूस करेगा। जब उसने पंच मारा तो चारों ओर की हवा हीट से डिस्टॉर्ट होती हुई दिखाई दी और एक धुंधली और डिस्टॉर्ट आफ्टर इमेज पीछे छोड़ दी। आंसू और उसका पंच पहले ही अगम के सामने पहुंच चुके थे। अगम का चेहरा सीरियस हो गया, जिसके साथ ही उसके फिस्ट ऑफ स्टील से स्टीम निकलने लगी। इसने उसके पंच को तेजी से स्ट्राइक आउट कर दिया और वो आंसू के पंच से टकरा गया। बम! जब फिस्ट कोलाइड हुई तो आंसू का शरीर 4 से 5 कदम पीछे हटा, फिर रुका। वहीं अगम केवल एक पल के लिए लड़खड़ाया और आधा कदम भी पीछे नहीं हटा। हालांकि अगम ने हैरानी से आंसू को देखा और डिसबिलीफ में उसकी सिचुएशन को समझने की कोशिश की। आंसू के साथ इतने लंबे समय तक लड़ने के बाद उसे उसकी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। वो जानता था कि आंसू की स्ट्रेंथ कमजोर नहीं थी। उसका नंबर 30 के आसपास था। यह स्ट्रेंथ पहले ही उसकी स्ट्रेंथ के करीब थी, लेकिन फिस्ट ऑफ स्टील के ऑगमेंटेशन के साथ अगम के पंच की स्ट्रेंथ काफी बढ़ गई थी, जिसे आशु की स्ट्रेंथ विथस्टैंड नहीं कर पाई थी। जब आशु ने उसका सामना किया तो उसने मेनली म्यूटेटेड स्टोन चीक कवच के डिफेंस पर रिलाई किया था। हालांकि आशु ने जो पंच मारा था वो टूटे हुए ब्रेसर के नीचे वाला था। अपने कवच की प्रोटेक्शन के बिना आशु केवल 4 से 5 कदम पीछे हटा। उसकी स्ट्रेंथ क्लियरली इतने कम समय में सिग्निफिकेंटली बूस्ट हुई थी। हालांकि बिना स्टैट क्रिस्टल का इस्तेमाल किए उसकी स्ट्रेंथ स्टैट बढ़ नहीं सकता था जब तक कि उसने किसी स्ट्रेंथ को बढ़ाने वाली प्राइमोडियल एनर्जी स्किल का इस्तेमाल ना किया हो। लेकिन आशु ने ऐसा नहीं किया। वो पहले जैसा ही था। उसने उसे हराने के लिए केवल पंच टेक्निक्स का इस्तेमाल किया था। क्या ये लाइफ सोल अगम ने आशु को देखा जो इनविजिबल फ्लेम्स से जलता हुआ लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि उसका पूरा शरीर हीट और लाइट इमिट कर रहा था। उसके अंदर की खतरे की घंटियां और भी ऑब्वियस हो गईं। अगम को सोचने का समय दिए बिना आंसू ने फिर से एक पंच मारा। इसके बाद एक पंचों की झड़ी लग गई, जैसे वो पागल हो गया हो। अगम की फाइटिंग स्पिरिट ट्रिगर हो गई और वो अपनी फिस्ट्स भींचकर आंसू से जा टकराया। फिस्ट ऑफ स्टील ने भी अपनी पूरी स्ट्रेंथ अनलीश कर दी, जिसकी वजह से बेजोड़ स्पीड और स्ट्रेंथ का एक्सप्लोजन हुआ। ये स्टील के मीटियर्स की तरह थे जो आंसू को बार ची बार पीछे धकेल रहे थे। हालांकि अगम को यह सेंस हो रहा था कि आशु की स्ट्रेंथ बढ़ रही थी और साथ ही उसकी स्पीड भी इंक्रीज हो रही थी। उसके एक्शन और भी ज्यादा लचीले लग रहे थे। फायर! अगम को ऐसा लगने लगा जैसे आंसू के शरीर में फ्लेम्स जल रही हों। यह असली फ्लेम नहीं थी, लेकिन अगम को यह एहसास हो रहा था कि जैसे जैसे वो फ्लेम जल रही थी आशु का शरीर नहीं, यह कहना चाहिए कि उसकी पूरी लाइफ जल रही थी ताकि लाइट और हीट पैदा हो सके। यह और भी ज्यादा चमकदार होता जा रहा था और इसका असर उसके दिल पर हो रहा था। मेरी जिंदगी, मेरा खून, मेरी आत्म जिंदगी के लिए जिंदा रहने के लिए पैदा होना चाहे। मेरा खून बहे, मेरी हड्डियां दफन हो जाएं। मैं उस अंधेरी और कोल्ड जगह में जिंदा रहने के लिए एक मौका पाने के लिए लड़ूंगा। एंसिएंट एम्परर लाइफ सोल ऐसी लग रही थी जैसे एंसिएंट विल को इमिट कर हो रही हो, जो एक दहाड़ के करीब था। उसका खून उबाल रहा था। यह कोई एडजेक्टिव नहीं था। आशु सचमुच महसूस कर रहा था जैसे उसका सारा ब्लड जल रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास इन्फिनिट पावर है। यह उसकी स्ट्रेंथ और स्पीड को बढ़ा रहा था। उसके हर एक सेल से लाइट और हीट निकलती हुई महसूस हो रही थी। बैंग! आशु के पंचेस लगातार अगम से टकरा रहे थे। शुरुआत में जहां वो डिसएडवांटेज था, धीरे धीरे उसने अगम की टेक्निक्स को नाकाम करना शुरू किया और अब वो पीछे नहीं हट रहा था। इवेंचुअली अगम की फिस्ट ऑफ स्टील भी सुप्रेस होती गई, जैसे जैसे आशु की पावर बढ़ रही थी। बम! जब पंचेस फिर से टकराए तो आशु का निहत्थे पंच सन की तरह हीट और लाइट इमिट करता हुआ लग रहा था। जब वो फिस्ट ऑफ स्टील से टकराया तो वो पीछे नहीं हटा। इसके बजाय अगम का शरीर थोड़ा कांप उठा
और वो आधा कदम पीछे हट गया। ये लड़का। अगम की आंखें डिसबिलीफ में फ्लिकर्ड हुईं। जब उसने आंसू को देखा, वो 30 साल तक आर्मी में रहा था और 6 साल से एक ट्यूटर था। उसने अनगिनत एक्सपर्ट और जीनियसेस देखे थे, लेकिन आशु की उम्र में ऐसी ताकत रखने वाले से वो केवल एक बार ही मिला था। आशु दूसरा था। इस क्रेजी बैटल में अगम लगातार पीछे हट रहा था। हर कदम के साथ उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि आंसू और ऊंचा हो रहा था। वो शरीर जो लाइट और हीट इमिट कर रहा था, उसकी आंखों में और भी बड़ा होता जा रहा था, और अब वो लगातार अनस्टॉपेबल होता जा रहा था। उस पल में आंसू के शरीर पर इनविजिबल फ्लेम्स सचमुच कॉर्पोरल लाइट में कंडेंस हो गई। उसका पूरा अस्तित्व एक शानदार सन की तरह लगने लगा। एंशिएंट एम्परर लाइफ सोल ने भी उसके शरीर को प्रोपेल्ड किया, जिससे उसने कुछ लिमिट्स को तोड़ा और टेरिफाइंग पावर एरप्ट हो गई। बूम! आशु की फिस्ट साउंड की स्पीड को तोड़ते हुए, हवा को चीरते हुए लाइट और हीट प्रोड्यूस कर रही थी। बिल्कुल ब्लाइंडिंग सन की तरह उसने अगम पर हमला किया। अगम के दिल में खतरे की घंटी बजने लगे जैसे ही उसने सन की तरह दिखाई दे रही फिस्ट को देखा, जो इंटरमिटेंटली साइज में बढ़ता जा रहा था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने तुरंत अपनी सबसे बेस्ट प्राइमोडियल एनर्जी स्किल एक्सप्लोजिव फिस्ट का इस्तेमाल किया। फिस्ट ऑफ स्टील से आने वाली एक्सप्लोजिव पावर का इस्तेमाल करते हुए उसने आशु की फिस्ट को हिट किया। बूम! आशु और अगम की फिस्ट के बीच टेरिफाइंग पावर का एक जबरदस्त एक्सप्लोजन हुआ और शॉकवेव प्रोड्यूस हो गई। जमीन पर रखा कस्टम 40 सेंटीमीटर रबर बफर एक्सप्लोजिव बर्स्ट से फट गया, यहां तक कि नीचे की सीमेंट कंक्रीट की लेयर्स भी गड्ढे में बदल गई।